हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम ठीक हो गए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर नाम का चैप्टर। ये आपकी क्लास 8 साइंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको 9th क्लास में देखने को मिलता है, यानी कि इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको 9th क्लास में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं 9th क्लास के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करा दूंगा। ऐसा नहीं है कि 9th क्लास का आपको पढ़ा दूंगा, पर यह है कि आप जब 9th क्लास में जाओगे तो आपको मेरी याद आएगी कि हाँ, भैया ने हमें बिल्कुल क्लियर करा दिया था पहले ही। तो आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छी तरह समझ आने वाले हैं और एक ही वीडियो में इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपना पूरा फोकस इस वीडियो पे करें, इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन खत्म करें और एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए बेसिक नोट्स बनाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि आपकी बुक में एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन होते हैं उस तरह के, क्योंकि ये चैप्टर फिजिक्स का है। तो इस वीडियो में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल अच्छी तरह बिल्ड करने की कोशिश कराऊंगा। सो स्टूडेंट्स, बिना देरी करते हुए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं चैप्टर की स्टार्टिंग कराता हूँ हेडिंग को समझाकर। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम हेडिंग को समझेंगे। हेडिंग है हमारी फोर्स एंड प्रेशर। हमारी हेडिंग है फोर्स एंड प्रेशर। तो अब हम समझ लेते हैं कि फोर्स क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो दोस्तों, फोर्स जो होता है, फोर्स क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले लाइन आपको ये याद रखनी है, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये आपको याद रखना है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट की वजह से होती है और उसको मेजर किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ जिसको नापा जा सकता है, जिसे नापा जा सकता है और वो किसी चीज़ की वजह से हो रही है, उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये समझ लेना कि ऐसी चीज़ जिसको मापा जा सकता है, जिसको मेजर किया जा सकता है, उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फोर्स को मेजर किया जा सकता है, इसे मापा जा सकता है, इसलिए ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं कि फोर्स क्या होता है। व्हाट इज अ फोर्स? बहुत ही सिंपल भाषा में, आसान भाषा में समझाऊंगा। फोर्स इज सिंपली अ पुश और अ पुल। पुश और अ पुल, एक धक्का देना या फिर खींचना। धक्का देना या फिर खींचना ही फोर्स है। अब ऐसा नहीं है कि हम धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं तो फोर्स है। फोर्स का इसको थोड़ा ध्यान से समझो। जब हमने धक्का दिया तो फोर्स लगा, जब हम खींच रहे हैं तो भी फोर्स लगा, मतलब फोर्स मिल रहा है। फोर्स मिल रहा है हमें इस चीज़ को करने से। पुश और पुल को करने से हमें फोर्स मिल रहा है। तो फोर्स को हम कह सकते हैं कि ये एक पुश और पुल है। अभी आपके लिए 8th क्लास के लिए यही डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज सिंपली ए पुश और अ पुल। अब ये फोर्स होती क्यों है? फोर्स का क्या कारण है कि फोर्स लग जाए? अभी आपको शायद फोर्स का कॉन्सेप्ट उतनी अच्छी तरह क्लियर नहीं हुआ। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेना चाहूँगा। जैसे मेरे पास ये मार्कर है। अब ये मार्कर रखा हुआ है, बिल्कुल स्टेशनरी है, कोई मोशन नहीं कर रहा, रेस्ट में है। मैंने इसको लिया अपने पास, तो कुछ फोर्स मैंने लगाया तभी मैंने इसको उठाया। तो फोर्स मैंने लगाया तभी इसको उठाया। आपको बात समझ आ रही है ना? फोर्स लगाने से हम इसको अपने पास बुला रहे हैं, फोर्स लगाने से हम इसको यहाँ पर रख पा रहे हैं। तो फोर्स क्यों लग पा रही है? एक मेरा हाथ हुआ, दूसरा ये मार्कर हुआ, ठीक है। तो फोर्स होती किस वजह से? इंटरएक्शन की वजह से। एट लीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स, कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है जब फोर्स लग रही होती है। एक वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा होता है, एक वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हो, मैंने आपको हल्का सा धक्का मारा, ज़्यादा तेज नहीं मारूंगा, हल्का सा मारूंगा। मैंने आपको हल्का सा धक्का मारा, तो एक तो मैं हुआ, एक आप हुए, तो आपको फोर्स लगी, ठीक है। तो फोर्स क्यों हो रहा है? हमारे इंटरैक्शन की वजह से, हम दोनों के बीच के एक्शन की वजह से। मान लीजिए कि आप एक गाड़ी है, उसको धक्का दे रहे हो, ठीक है। वो गाड़ी मतलब रेस्ट में है, हिल डुल नहीं रही है, आप उसे धक्का देकर आगे पहुंचा रहे हो। तो एक तो गाड़ी हुई, एक आप हुए, और आपने धक्का देकर उसे आगे पहुंचा दिया। तो आपका एक्शन यहाँ पर क्या देखा जा रहा है? इंटरैक्शन क्या है आपके और गाड़ी के बीच में। तो आप फोर्स लगा रहे हो उस गाड़ी में। आई बात समझ में? तो फोर्स किस वजह से होता है? इंटरैक्शन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। कम से कम 2 ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब होने को ये भी हो सकता है कि एक गाड़ी में 10-15 बच्चे धक्का लगा रहे हों, है ना। तो यहाँ पर एक तो गाड़ी ऑब्जेक्ट हो गई और 10-15 बच्चे अलग ऑब्जेक्ट हो गए। तो उनके बीच का इंटरैक्शन ही फोर्स को बनाता है। तो फोर्स किस वजह से होती है? इंटरैक्शन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। 2 ऑब्जेक्ट्स के इंटरैक्शन की वजह से फोर्स होती है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये चैप्टर है इसमें समझने का ज़्यादा है और याद करने का कम है। समझने का ज़्यादा है, याद करने का कम है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब फोर्स के बारे में बेटा एक बात ध्यान देना, फोर्स कैन बी अप्लाइड। फोर्स को लगाया जा सकता है सेम डायरेक्शन में भी और अपोजिट डायरेक्शन में भी। सेम डायरेक्शन में भी और अपोजिट डायरेक्शन में भी। मान लीजिए ये मेरे पास एक मार्कर है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, इस उंगली से, अपनी उंगली से मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ऐसे ये जा रहा है, ऐसे फोर्स लगने के बाद, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। आई बात समझ में? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने 2 उंगली से फोर्स लगाना शुरू किया।
एक साथ दो, पहले इसमें थोड़ा हिल रहा था, 2 उंगली से पूरा हिल गया। तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि एक फोर्स को, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर पहले ये फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में ऐसे, तो कुछ इसमें मोशन आएगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंज आएगा। अभी मैं बताऊंगा कि फोर्स के लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझिए कि फोर्स को मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हल्का सा प्रभाव पड़ा, मैंने इस फोर्स को दोबारा लगाया, दूसरी फोर्स, फिर तीसरी फोर्स को, तो एक ही डायरेक्शन में मैं कई सारी फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मैं कई सारी फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट जो है अब ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों एक्सपीरियंस करेगा? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हम बहुत सारी फोर्स लगा दी हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसको समझने के लिए आप दोबारा एग्जांपल लीजिए। कार है, कार में 10-15 बच्चे एक ही डायरेक्शन में आगे की ओर उस साइड फोर्स लगा रहे हैं, तो वो गाड़ी मूव कर जाएगी। और अगर वहाँ पर एक बच्चा फोर्स लगाता तो वो गाड़ी मूव नहीं करती। ये तो एक जनरल बात है, आपको समझ आ रहा होगा। तो जब फोर्सेस हम एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं तो वो सारी की सारी ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, एक मोटा बच्चा है, एक पतला बच्चा है, तो काफ़ी सारे बच्चे जब उसमें फोर्स लगा रहे हैं तो सबकी फोर्स ऐड होकर उस गाड़ी को धक्का देने में हेल्प कर रही है। तो फोर्स जब सेम डायरेक्शन में लगती है तो वो ऐड होती है। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है, जब फोर्स को अप्लाई किया जाता है सेम डायरेक्शन में, देन द फोर्स, टोटल फोर्स विल बी द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है, तो ये F1 था, मान लो ये इसके नीचे वाला F2 था, ये वाला F3 था और ये नीचे वाला F4 था। F1 F2 F3 F4 एक ही डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएंगे F3। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, प्लस में F3 प्लस में F4। ठीक है, तो सारी की सारी फोर्सेज एक डायरेक्शन में लग रही हैं। क्लियर बात? देखो फिजिक्स में क्या है कि हमें चीज़ों को अच्छी तरह विजुअलाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है। यहाँ पर याद करने जैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता, यहाँ पर फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं, उन्हें कैसे अप्लाई किया जाता है वो समझना होता है, और कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फोर्स को सेम डायरेक्शन में लगाया जा सकता है, आई बात समझ में। और जब सेम डायरेक्शन में लगेंगी सारी की सारी फोर्स तो क्या होगा? वो फोर्स एड अप होंगी। ठीक है, लेकिन जब फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाएगा तो क्या होगा? फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। मान लीजिए ये एक मार्कर आ रहा था और ये मार्कर आ रहा था। ये मार्कर थोड़ी तेजी से आ रहा है ये वाला, और ये हल्का कम स्पीड से आ रहा है। ये तेजी से आएगा, इस मार्कर से टकरा रहा है। देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इस तरीके से, तो ये तेजी से आ रहा है तो इसको यहाँ पर ले जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। जब अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं फोर्स तो वो माइनस हो जाती है एक दूसरे में। ठीक है, एक होती है F1, एक होती है F2। मान लीजिए ये वाली F1 थी, ये वाली F2 थी, तो ये जो F2 थी ये इसको यहाँ पर धकेल कर ले जा रही है। ये बात तो क्लियर हो गई आपको। तो होता क्या है जब फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, यानी कि मान लीजिए एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी और एक फोर्स इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो आपस में ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगी, काटने की कोशिश करेंगी। अब मान लीजिए इस फोर्स के अंदर ज़्यादा पावर थी, इस वाली फोर्स के अंदर ज़्यादा पावर थी, तो जिसके अंदर ज़्यादा पावर है वो दूसरी फोर्स को ओवरकम कर देगा। क्या कर देगा? ओवरकम, यानी कि उसको पार करते हुए चला जाएगा, लेकिन इसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्योंकि देखो क्या होता है, दोबारा समझो। मान लो इस बार क्या हुआ, इस बार मानो इस वाले मार्कर के पास ऐसी कैपेसिटी है कि ज़्यादा फोर्स लगा सकता है, जबकि ये वाला मार्कर बहुत कम फोर्स लगा सकता है, ये वाला। तो ये तेज़ी से आएगा, ये कम फोर्स लगाएगा। तो ये वाला तेज़ी से आकर, देखो दोनों आ रहे हैं, लेकिन जब तेज़ी की वजह से टकराएंगे तो हल्की सी इसकी स्पीड कम होगी बिल्कुल। और इतनी इसके अंदर पावर है कि जो ये इसके अंदर की जो फोर्स है ब्लू वाले की, इसको कम कर दे और इसको रोक भी दे, तो इस तरीके से इसको ख़त्म कर देगी। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं तो वो एक दूसरे को काटने की कोशिश करती हैं, कम करने की कोशिश करती हैं। और कभी कभी ये होता है कि जिसके अंदर ज़्यादा फोर्स होती है वो दूसरे वाले को अपने साथ ले जाता है। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ आई? तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जब लगती है तो उसको कैसे निकालते हैं? F टोटल, यानी कि F टोटल उसे करते हैं उन दोनों फोर्सेस का माइनस। ठीक है, उन दोनों फोर्सेस का माइनस। मान लो ये F1 था, ये F2 था, तो F1 माइनस F2 हमारा फोर्स निकल जाएगा टोटल। तो आपको निकालना नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको 8th क्लास में निकालने को नहीं बोलेगा। बस यही याद रखना है कि फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा सकता है। उसके बाद एक फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है, फोर्स को मेजर किया जा सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फोर्स को मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। क्यों मापा जा सकता है? कैसे पता चला हमें मापा जा सकता है? देखो जिस चीज़ को मापा जा सकता है उसका कुछ वैल्यू होता है, उसका कुछ नंबर में वैल्यू होता है। मान लो मैं आपसे कहूँगी आपके पास, मान लो मैं आपको कहूँ एक बार एग्जांपल के लिए, मान लो मैं आपको कहूँगी आपका वेट, आपका मास या वेट, मास मतलब होता है बेटा वजन। क्लास 9th में आएगा मास, तो आपको याद रखना है मास का मतलब होता है वजन। मान लीजिए आपका वजन जो है वो 50 किलोग्राम है, मान लो 50 किलोग्राम। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि आपका वजन का जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? आप कहोगे मैग्नीट्यूड क्या है, हमें तो नहीं पता, अभी समझाऊंगा, रुको। मान लो कि आप दूध पीते हो, मिल्क लेते हो, मिल्क कितने लीटर का लेते हो, कितने लीटर पीते हो?
मान लो आप 1 लीटर मिल्क पी जाते हो, 1 लीटर 1 LT 1 लीटर। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड वो चीज़ होती है जो वैल्यू होती है किसी चीज़ की। जैसे कि मास में जो ये 50 है, जो ये मैथ का नंबर है, जो ये नंबर है, यही मैग्नीट्यूड है। 1 लीटर में जो ये 1 है, यही मैग्नीट्यूड है। तो फोर्स का भी मैग्नीट्यूड होता है, और फोर्स की यूनिट होती है बेटा न्यूटन। क्या यूनिट होती है फोर्स की? न्यूटन, NEWTON। एक साइंटिस्ट थे इसाक न्यूटन, उनके नाम पर रखा गया है ये फोर्स का यूनिट न्यूटन, और न्यूटन को दिखाते हैं एन से। जैसे किलोग्राम को किससे दिखाते हैं बेटा? केजी से दिखाते हैं ना, केजी से। और लीटर को किससे दिखाते हैं? LT से दिखाते हैं, है ना, लीटर को LT से दिखाते हैं। और मीटर को किससे दिखाते हैं? मीटर को दिखाते हैं M से। तो बहुत सारी यूनिट्स होती है, डिफरेंट, है ना। तो उसको दिखाने के लिए, फोर्स को दिखाने के लिए होता है न्यूटन, और न्यूटन का शॉर्ट होता है N, कैपिटल N। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैग्नीट्यूड वो होता है जिसकी वजह से किसी चीज़ को मापा जा सके। ठीक है, जैसे कि फोर्स है, मान लो 50 न्यूटन की फोर्स आ रही है तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 50। 100 न्यूटन की फोर्स आ रही है तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 100। 150 न्यूटन की फोर्स आ रही है तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ उस फोर्स का? 150। तो उसके अंदर जो मैथ का वैल्यू है, उसके अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वही उसका मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि फोर्स हैव मैग्नीट्यूड। आपको ये बात तो मैंने बता दी कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन भी है, यानी कि फोर्स अपनी अलग अलग डायरेक्शन में लगाई जा सकती है। मान लो मैं इस मार्कर में फोर्स लगाना चाहता हूँ। अब हो सकता है मैं नीचे से ऐसे फोर्स लगाऊं, हो सकता है मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊं, हो सकता है मैं इसे तिरछा फोर्स लगाऊं, हो सकता है मैं इसे ऐसे फोर्स लगाऊं। तो फोर्स की डायरेक्शंस हैं, फोर्स अलग अलग डायरेक्शंस में लग सकती है। फोर्स की अपनी डायरेक्शन होती है। मतलब कि देखो, कोई भी फोर्स लग रही है, मान लीजिए यहाँ पर कोई खड़ा है, मैं उसमें धक्का दे रहा हूँ। आप कहोगे कि यार सर बार बार धक्का क्यों दे रहे हैं? देखो, यहाँ पर कोई खड़ा है, मैं उसमें धक्का दे रहा हूँ तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है बेटा? इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगी। ऐसा तो है नहीं ना कि वहाँ पर फोर्स लग गई। तो फोर्स मैंने जब इस डायरेक्शन में लगाई तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में थी। फोर्स मैंने यहाँ पर लगाई तो वो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर लगाऊंगा तो इस डायरेक्शन में। तो फोर्स की एक डायरेक्शन है, जो फोर्स लग रही है उसकी एक डायरेक्शन होती है हमेशा। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। जैसे आप देखते हो कि जो क्रिकेट खेलते हैं हम, बॉल आती है हमारे पास, हम बैडमिंटन कह रहा हूँ, हम बैट से उसको हिट करते हैं। ठीक है, जब मैंने उसको बैट से हिट किया तो होता क्या है बेटा? वो बॉल तो आ रही थी मेरी तरफ, बॉल लगा रही है मेरी तरफ फोर्स, यानी कि बॉल अगर मेरे से टकरा गई तो मेरी बॉडी उस फोर्स को एब्जॉर्ब तो करेगी, लेकिन मैंने बल्ले से उस बैट से उसको दिशा दी, उस बैट से उसको हिट किया, हल्का सा मैंने भी फोर्स लगाया तो बॉल किनारे चली गई। अगर मैं बॉल को ऐसे मारूंगा तो बॉल ऐसे जाएगी, ऐसे मारूंगा तो ऐसे जाएगी, और एकदम छक्का मारूंगा तो सीधी जाएगी। आई बात समझ में? तो फोर्स की डायरेक्शन होती है, फोर्स की एक डायरेक्शन होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फोर्स का बेटा आपको याद रखना है, फोर्स है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड फोर्स कैन बी मेजर्ड, फोर्स को मेजर किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे इस चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले। ये चैप्टर का जो स्टार्टिंग है बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जो बच्चा इधर अच्छी तरह समझ रहा है उसको चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, आगे जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो भी होने वाले हैं। और अब मैं आपको एक छोटा सा ये बता देता हूँ, जो प्रेशर होता है, जो यहाँ पर प्रेशर होता है वो कुछ नहीं होता, वो भी फोर्स ही होता है, अ काइंड ऑफ फोर्स। प्रेशर भी फोर्स की तरह ही होता है, लेकिन देखो, फोर्स का तो मैं बता रहा था कि ऐसे लग रही है, ऐसे लग रही है, वैसे लग रही है, ऐसे लग रही है। प्रेशर के साथ कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा और अच्छी तरह समझाऊंगा। तो इस वीडियो के ऊपर बने रहें और अच्छी तरह अपना दिमाग खोले हुए रखें और समझने की कोशिश करें। अभी मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ कि एक फोर्स के पास क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं, एक फोर्स क्या क्या कर सकती है। अच्छा, जिसने नोट नहीं किया था नोट कर लेना, अभी थोड़ा बैक करके वीडियो को हल्का सा नोट कर लेना बेटा। ठीक है, इसे नोट कर लो, जल्दी से इसे नोट कर लेना। हाँ, अच्छे बच्चों ने नोट कर लिया होगा। आप कहोगे सर नोट तो हमने नहीं किया, हम तो नहीं करेंगे नोट, हमें क्या मतलब नोट करने से, हम तो समझ जाते हैं, होशियार बच्चे हैं और पेपर फोड़ कर आते हैं। बेटा ऐसे नहीं होता, आपको ना थोड़ा मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेहनत करो, पढ़ना नहीं चाहते या फिर किसी और स्किल में अगर आपका मन है, मान लो गाने में मन है, कुछ और सिंगिंग डांसिंग जो भी आपको पसंद है, स्पोर्ट्स आपको पसंद है, तो उसके लिए भी आपको पढ़ाई करके जाना पड़ेगा। मतलब बेसिक लेवल की पढ़ाई आपको आनी चाहिए। देखो मेरा पढ़ाते पढ़ाते माइक भी नीचे, ये भी नीचे गिर गया कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था कि एक फोर्स के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होती है, फोर्स की क्या क्या एप्लीकेशंस होती है। बेसिकली एप्लीकेशंस क्या क्या होती है फोर्स की, LICATIONS, एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। एक फोर्स, एक बल, एक पुश और एक पुल क्या क्या कर सकता है।
ये हमारे पास एक मार्कर है एग्जाम्पल के लिए, रेस्ट में है, अपने आराम से रह रहा है, मैंने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मैंने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो क्या हो रहा है, ये रेस्ट से मूव करने लगा। यानी कि फोर्स क्या कर सकती है, एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है जो मूव नहीं कर रहा था। ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है। इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट यानी कि ये हिल डुल नहीं रहा था, कोई भी मोशन इसके ऊपर नहीं हो रहा था। तो पहला पॉइंट ये, इट कैन मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट से किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पर क्या हो सकता है कि मान लो ये मार्कर मेरी तरफ भाग कर आ रहा है, इसका मन करा मेरी तरफ आ रहा है, या फिर मान लो उधर से बॉल आ रही है मेरे पास, तो मैं उसको रोक सकता हूँ। वो बॉल मोशन में है, वो बॉल गति में है, मैंने उसको रोक लिया और उसको रेस्ट में ले आया। ठीक है, तो ये क्या कर सकती है, फोर्स किसी मूविंग बॉडी को भी स्टॉप कर सकती है। इट कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, इट कैन स्टॉप ए मूविंग, एक मूविंग बॉडी को, मूविंग देखो बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट, फिजिक्स में बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं हम किसी चीज के लिए। ठीक है, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी भी बोल सकते हो, बॉडी यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी बॉडी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट को ही बॉडी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑब्जेक्ट को ये स्टॉप कर सकती है, कौन, फोर्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये ऑब्जेक्ट को चला भी सकती है, ऑब्जेक्ट को रोक भी सकती है। तो यहाँ पर जब ये स्टार्टिंग में था तो इसके अंदर कोई भी मोशन नहीं था, लेकिन जब बॉल आ रही थी मेरे पास तो उसके अंदर तो मोशन था। यानी कि देखो, जब ये रेस्ट में था तो मैंने इसको चला दिया, जब बॉल आ रही थी तो मैंने उसको रोक दिया। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके मोशन में चेंज ला सकती है, कौन, फोर्स। थर्ड पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, फिर तीनों पॉइंट्स को कंबाइन कर लेंगे। तो पहला पॉइंट आपको समझ आया, किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है। दूसरा पॉइंट, किसी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को चुप करवा सकती है, यानी कि उसको रोक सकती है, कौन, फोर्स। थर्ड क्या है, थर्ड हमें समझना है अच्छी तरह से। देखो मान लो क्रिकेट का ही एग्जाम्पल लेते हैं दोबारा से, बॉल हमारे पास आ रही इस डायरेक्शन से, मैंने बल्ला मारा उसमें इस डायरेक्शन में, तो बॉल आ रही थी ऐसे, उसको मैंने भेज दिया ऐसे, बॉल आ रही थी ऐसे, उसको भेज दिया ऐसे। बॉल की डायरेक्शन थी मेरे टुवार्ड, मैंने बॉल को भेज दिया उधर। बॉल की डायरेक्शन थी मेरे तरफ, मैंने उसको मार दिया ऐसे, तो बॉल ऐसे गई। ऐसे आ रही थी, ऐसे भेज दिया। बॉल आ रही थी ऐसे सीधा, मैंने उसको सीधा ही मार दिया, ऐसे आई वापस उल्टी चली गई। यानी कि उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बैट से फोर्स लगा रहे हैं। मान लो यहाँ पर देखो मेरे से ड्राइंग नहीं बनती यार, भैया आपसे ड्राइंग भी नहीं बनती, तो देखो मेरी बात सुनो। ओए होगी मेरा भाई, मैं ड्राइंग बनाऊंगा। देखो यहाँ पर मैंने बनाया एक बैट, अब देखो मेरी बैट अच्छा नहीं बनेगा मुझे पता है। यहाँ पर बना एक बैट, ठीक है, यहाँ पर आ रही है बॉल, अब ये बॉल मोशन में है, ठीक है, ये बॉल मोशन में है और ये बैट की तरफ आ रही है। देखो बॉल की डायरेक्शन है बल्ले की तरफ, इस डायरेक्शन में जा रही है बॉल, लेकिन बल्ला थोड़ा सा घूमने के बाद बॉल को भेज देता इस डायरेक्शन में, तो बॉल आ गई यहाँ पर, बॉल आ गई यहाँ पर। तो देखो अब बॉल जा रही थी ऐसे, उसको डायरेक्शन चेंज कर दी। यानी कि फोर्स लगाकर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सो फोर्स क्या कर सकती है, इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। It can also change the direction of a object। अच्छा एक बार मैंने सेकंड पॉइंट जो आपको लिया था इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। किसको कैसे क्लियर करेंगे? देखो, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। देखो बॉल उधर से आ रही थी तो मैंने रोक लिया, उसको ऐसे फोर्स लगा के रोक लिया। पर होता क्या, मान लो बॉल आ रही थी मेरे तरफ ऐसे और मैंने उसको हाथ लगा के बल्ला लेकर उसको ऐसे मार दिया, तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगर मैं उसको उसी की डायरेक्शन में फोर्स लगा देता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ी से चलने लगेगा। मार कर देखो, ये चल रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं इसको फोर्स लगा के ऐसे भेज रहा हूँ। देखो ये भी जा रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स भी इस डायरेक्शन में। तो जब ये धीरे धीरे चल रहा था तो अगर मैं इसके ही डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो इट कैन मेक द ऑब्जेक्ट मूविंग फास्ट।
ये किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है फास्टली। आपकी एनसीईआरटी किताब में ये आपको मिल जाएगा लाइन बेटा, ठीक है। ये जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको बीच बीच में लाइन्स मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं एनसीईआरटी बुक का जो ये मेरे पास एनसीईआरटी बुक है इसके के अंदर मैंने अंडरलाइन की हुई है, आप इनको पढ़ लेना, आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है बेटा। तो आपको ये समझ आया कि एक ऑब्जेक्ट आ रहा था ऐसे, मैंने उसको रोक दिया क्योंकि मैंने डायरेक्शन लगाई है ऐसे। लेकिन एक ऑब्जेक्ट जा रहा था ऐसे, मैंने उसको डायरेक्शन लगाई ऐसे। मान लो एक ऑब्जेक्ट जा रहा था ऐसे, मैंने उसको डायरेक्शन लगाई ऐसे, तो उसकी स्पीड भी बढ़ गई। इसको अगर अब भी समझे नहीं तो दोबारा समझो मेरे बच्चे, दोबारा समझो। एक गाड़ी जा रही है इस डायरेक्शन में और हम सब उसमें धक्का लगा रहे हैं। जिस डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं, उसमें पुश कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो गाड़ी और तेज जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगे तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है। और मान लो ऑब्जेक्ट आ रहा था इस डायरेक्शन में मेरे पास, मैंने लगा दिया इस डायरेक्शन में फोर्स, तो अपोजिट डायरेक्शन में आने से ऑब्जेक्ट रुक भी जाता है या फिर उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। आई बात समझ में? क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं कह रहा था कि इन तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहला पॉइंट और सबसे दूसरा पॉइंट और सबसे तीसरा पॉइंट, इन तीनों को अगर मैं एक ही लाइन में लिखना चाहूँ, अगर आप एक इंटेलिजेंट बच्चे की तरह आंसर दो कि अगर आपके टीचर आपसे पूछे कि बेटा मुझे बताओ कि फोर्स की क्या एप्लीकेशन है, फोर्स क्या कर सकती है, तो आप कहोगे इट कैन ब्रिंग चेंज इन स्टेट ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट कैन ब्रिंग, इट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट कैन ब्रिंग change CHANG change in the state of motion of a object या फिर बॉडी भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं? फोर्स। इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं लिखना चाहूँ एक ही लाइन में अच्छे बच्चे की तरह समझ कर लिखना चाहें, बिल्कुल कम भाषा में ज़्यादा चीज़ समझाना चाहें, तो आप ये लाइन लिखोगे। अपने टीचर से कहोगे कि सर फोर्स जो होती है, मैम फोर्स जो होती है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन डिटरमाइन होता है बेटा दो चीज़ों की वजह से। एक चीज़ होती है उसकी स्पीड या फिर उसका मोशन की वो मूव कर रही है, ठीक है, वो मूव कर रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है। दूसरा होता है उसकी डायरेक्शन। मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, लेकिन और वो मूव कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और उसकी अगर हम फोर्स लगाएं इस डायरेक्शन में, मान लो ऑब्जेक्ट जा रहा था ऐसे, यहाँ पर लगी फोर्स, तो इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी, तो इसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आया। मान लो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, कुछ कर ही नहीं रहा था, अब इसके स्टेट ऑफ मोशन क्या है? रेस्ट। इसके स्टेट ऑफ मोशन को हम फोर्स लगाकर चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको मोशन में ला सकते हैं। आई बात समझ में? तो तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करके आप लिख सकते हो ये सब, ठीक है, क्लियर बात। तो स्टेट ऑफ मोशन दो चीज़ों की वजह से होता है। एक सेकंड मेरे बेटा, मैंने आपको यहाँ पर लिखा भी था। स्टेट ऑफ मोशन दो चीज़ों की वजह से होता है। स्टेट ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसकी वजह से होता है? एक होता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं, ऑब्जेक्ट मूविंग है या नहीं, मूविंग या फिर रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मूविंग में है, प्लस डायरेक्शन। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके टीचर ने शायद, अच्छी बात अगर पढ़ाया हो तो, और मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो बेटा मुझे बताना है, मैं इसी तरीके से आपको फिजिक्स के चैप्टर क्लियर कराऊंगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखो मूविंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है वो मूव भी करता है। देखो ऑब्जेक्ट के पास क्या चॉइस है, या तो मूव करेगा या वो चुपचाप रहेगा, ठीक है। और जब मूव करेगा तो उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी और उस डायरेक्शन को फोर्स लगा के चेंज किया जा सकता है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, इसको मैंने फोर्स लगा के मूव करवा दिया। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, मैंने उसको फोर्स लगा के चुप करवा दिया। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, मान लो मैंने इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसकी स्पीड बढ़ा दी। ऑब्जेक्ट जा रहा था इस डायरेक्शन में, मान लो ऑब्जेक्ट आपकी डायरेक्शन में आ रहा था, आपके डायरेक्शन में कार आ रही है मान लो आपको उड़ाने के लिए नहीं ऐसा नहीं बोलते, मान लो आपकी डायरेक्शन में कार आ रही है स्पीड से, और उस कार मान लो वो कार ऐसे आ रही है, फिल्मों की बात कर रहा हूँ, वो कार ऐसे आ रही है, तो उसको एक और दूसरी कार ने यहाँ से टक्कर मारी, तो उस दूसरी कार ने इसको ऐसे फोर्स लगाया, तो ये डेविएट हो जाएगी, ये वाली इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है, क्लियर बात आई समझ में क्या कहना चाहता हूँ। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये तीनों के तीनों पॉइंट। और मैं कहूँगा अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जब आपसे पूछा जाए तो आपको ये 1, 2, 3 और एक चौथा पॉइंट भी लिख देना, कोई टीचर काटेगा नहीं। और एक और पॉइंट यहाँ पर रहता है शेप का। फोर्स लगाकर हम किसी चीज़ का शेप बदल सकते हैं। मान लो मेरे पास ये पिलो है, मैं आपको पिलो दिखाता हूँ अपना, मैं इसे फोर्स लगाता हूँ तो पिचक जाएगा, है ना, फोर्स लगाते हैं तो इसका शेप चेंज हो रहा है। मान लो मैं फोर्स लगाता हूँ तो ये इसका डायरेक्ट ये कुछ इस तरीके से हो गया। मान लो इसका फोर्स में लगाकर इसको, मम्मी ने देख लिया ना बहुत डांटेंगी इस तरीके से बना लेता हूँ, देखो
तो फोर्स लगाने की वजह से बेटा इसकी शेप चेंज हो रही है। आई बात समझ में? मान लो मेरे पास ये था, कपड़ा है गंदा सा है, इससे साफ़ करता हूँ मैं, इतना भी गंदा नहीं है, बस इसको साफ़ करता हूँ। तो ये मैंने फोर्स लगा के इसको बॉल बना लिया, लो बॉल बना दी, फोर्स लगाई मैंने, मैं फोर्स ही तो लगा रहा हूँ अपने शरीर की। जिस फोर्स को मैं इसको इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ उसे बोलते हैं मस्क्यूलर फोर्स। अभी हम पढ़ने वाले हैं मस्क्यूलर फोर्स के बारे में। तो देखो मैंने इसको ऐसे बना दिया। तो फोर्स लगाने से क्या है, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है। क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो सकती है। तो फोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट की शेप चेंज होती है। तो फोर्स क्या कर सकता है स्टूडेंट्स? जो फोर्स होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकती है। ठीक है, शेप चेंज कर सकती है फोर्स। अभी मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी और आपने अभी नोटिस किया होगा कि एकदम से सारा मिट गया है और ये आपके सामने है। इसका रीज़न ये है कि अभी वीडियो जो है वो रुक गई थी। मैंने देखा कि यार वीडियो कैसे चल रही है, तो मैंने देखा कि यार मैं काफ़ी आगे तक समझा चुका था, कॉन्टैक्ट फोर्स में आपको कंप्लीट करा चुका था। तो मैंने देखा कि यार ये तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, क्योंकि कैमरा स्टॉप हो गया था काम करना। मुझे नहीं पता क्यों, शायद डिवाइस हीट हो गया था इस वजह से। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप बच्चे समझेंगे। तो अभी आपका पूरा फोकस होना चाहिए इसको समझने के ऊपर। जो फोर्स होती है वो शेप भी चेंज कर सकती है। मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर समझा दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स जो होती है बेटा बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के आधार पर, मतलब दो बॉडीज आपस में टच होंगी या नहीं, इस आधार पर, इस बिहाफ पर फोर्सेस दो तरह की होती हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्स होती है दो, बेसिकली दो फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। द फर्स्ट वन इज मस्क्यूलर फोर्स एंड द सेकंड वन इज फ्रिक्शन। अभी आपको समझना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसको लगने के लिए दो सरफेसेस को, दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में आना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लीजिए, मार्कर है और ये मेरा हाथ है। मेरा हाथ जब इस मार्कर को फोर्स लगा रहा है तो आप देखेंगे कि ये टच हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है ना इनका, यहाँ पे कांटेक्ट। तो कांटेक्ट का मतलब ये आपस में टच में आ रही है। सो कांटेक्ट फोर्स आपको समझ आया क्या होता है। अब इसमें देखिए मस्क्यूलर फोर्स आता है। मस्क्यूलर फोर्स सबसे पहला, मस्क्यूलर फोर्स के बारे में बात करते हैं। मस्क्यूलर फोर्स वो फोर्स होती है जो हमारे बॉडी की मसल्स के एक्शन के थ्रू देखी जाती है। ऐसी फोर्स जो हमारी बॉडी की मसल्स लगाती हैं उन्हें बोला जाता है मस्कुलर फोर्स। अगर हम इसे किताबी भाषा में देखें, जो आपको एग्जाम में लिख कर आना है, आपको लिखोगे यहाँ पर, आप ऊपर की साइड देखोगे, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, इसे एज इट इज़ पढ़ लेना, बहुत ही हेल्पफुल होगा। और उसके बाद यहाँ पर आता है बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स का एक बार डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। जब मस्कुलर फोर्स कब लगती है? मस्कुलर फोर्स इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात की जा रही है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में यहाँ पर बस यही है कि कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है। मैंने कई बार रिपीट कर दिया, समझा भी दिया है, क्लियर हो गया होगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही होगी। और स्टूडेंट्स उसके बाद देखो यहाँ पर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्रिक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स, इज ऑल्सो अ फोर्स, ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब फ्रिक्शन का आपको एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। देखो फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन क्या करती है? फ्रिक्शन ऑलवेज, इट ऑलवेज oppose the direction, oppose the motion. It always oppose the motion of an moving ऑब्जेक्ट। लिखना है आपको ये ना, लिख लेना, इसको थोड़ा काम आएगा। फ्रिक्शन के ऊपर पूरा चैप्टर है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। मान लीजिए ये मार्कर है और ये मार्कर मेरे हाथ पर ऐसे चल रहा है, तो मेरे हाथ का सरफेस के साथ ये टच में है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स तो है ये। तो जब ये ऐसे चल रहा है बच्चे, तो मार्कर की डायरेक्शन क्या हो गई? मार्कर की डायरेक्शन तो ये हो गई ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है मार्कर, इस डायरेक्शन में जा रहा है मार्कर, ठीक है, इस डायरेक्शन में मार्कर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। लेकिन जो मेरा ये सरफेस है, हाथ है, ये क्या करेगा? फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन के अपोजिट। जिस डायरेक्शन में मार्कर जा रहा था, किस डायरेक्शन जा रहा था? इस डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन है? राइट साइड है। मान लो राइट साइड मार्कर जा रहा था, तो लेफ्ट साइड इसके जस्ट अपोजिट, मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ, दूसरा कलर यूज़ करते हैं आपको समझाने के लिए। तो इसके जस्ट अपोजिट बच्चे, इसके जस्ट अपोजिट लग रही होगी फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब मार्कर तो जा रहा था इस डायरेक्शन में, फोर्स जो है फ्रिक्शनल वाली वो लग रही है इसके अपोजिट। तो सरफेस जो होता है, ये सरफेस लगा रहा है इस फ्रिक्शन फोर्स को। कौन लगा रहा है? सरफेस। कब? जब ये मार्कर मूव कर रहा था,
ठीक है। अब मान लो ये मार्कर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओहो हो ज़्यादा ही फीलिंग्स में चला गया मैं, 1 मिनट मार्कर निकालते हैं, गिर गया यार। मैं कुछ ज़्यादा ही फीलिंग्स में चला गया फिजिक्स में। तो देखो देखो देखो, अब पहले मार्कर जा रहा था इस डायरेक्शन में, अब मान लो इस मार्कर का मन किया आज तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा, इस डायरेक्शन में मेरे हाथ पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब बच्चे होगा क्या, मान लो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो मेरा हाथ है, हाथ मार्कर आ रहा है इस डायरेक्शन में, अब मार्कर आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो मेरा जो हाथ है वो इसके अपोजिट फोर्स लगाएगा। इसके अपोजिट फोर्स कहाँ लगेगी, इस डायरेक्शन में। तो मोशन जहाँ भी होगा जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पर जो मेन फोकस है वो समझाने के ऊपर है, याद करवाना मेरा काम है, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बुक के अंदर जो अंडरलाइन है, बेस्ट अंडरलाइंस है, उनको रीड कर लेना बेटा, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्स को कंप्लीट करा दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। तो इसको एक बार रब कर देते हैं, तो ये समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको समझा दूंगा, वहाँ पर क्लियर करा दूंगा। अब पढ़ते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना था, यही पढ़ना था। और एक छोटी सी चीज़ ये भी होती है जो फ्रिक्शन होती है। देखो थोड़ा सा मैं आपको फ्रिक्शन के बारे में और बता देता हूँ, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी। मान लो ये कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किसी सरफेस के ऊपर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है, और ये इसका जो मान लो नीचे का सरफेस है, मान लो ये इसके नीचे का सरफेस है, ये इसके नीचे का सरफेस है, ठीक है, मान लो सरफेस है इसके नीचे का, सरफेस के ऊपर ही बॉडी चलेगी है ना। मान लो रोड था, ये रोड है, हम रोड पर खड़े हैं, हम जा रहे हैं ऐसे चल के, मान लो ये सब मान लो, या फिर साइकिल चला के जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि साइकिल मान लो इस डायरेक्शन में जा रही थी, राइट डायरेक्शन में साइकिल जा रही है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में क्या जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स है ना, लेफ्ट डायरेक्शनल में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इस डायरेक्शन में कौन लगाएगा, सरफेस, सरफेस यानी कि रोड, क्लियर बात। लेकिन जब ये बॉडी रेस्ट में होगी, मान लो ये साइकिल मूव ही नहीं कर रही, कहीं से हिल डुल नहीं रही, इस जगह है और कहीं नहीं जा रही, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही, कौन, साइकिल या फिर हमारा ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ कि फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा या नहीं। आप कहोगे कि हाँ सर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन कोई अपोज नहीं करेगा मोशन का, क्योंकि जो ये बॉडी है मूव नहीं कर रही। तो फ्रिक्शनल फोर्स जब लगता है जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है। और जैसे मान लो मैंने साइकिल के पैडल मार के छोड़ दिया उस डायरेक्शन में, साइकिल जा रही है, अपने आप रुक जाएगी कुछ देर बाद। क्यों रुकेगी, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर आगे बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में, तो वहाँ पर समझा देंगे और अच्छी तरह क्लियर करा देंगे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मुझे बताओ बच्चे, एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में आया, पढ़ा तो मैंने दिया है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। फोर्स का एसआई यूनिट याद रखना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेटा हम, कहाँ आ गए हम, अब पढ़ते हैं बेटा हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। ऐसी फोर्सेस जिनको लगने के लिए किसी कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूर से ही लग जाती हैं। आप कहोगे यार ये तो मैजिक है, हम देख भी नहीं रहे कहाँ से फोर्स लग रही है, लेकिन फोर्स लग रही है। ऑब्जेक्ट के ऊपर वो सारे प्रभाव पड़ रहे हैं, सारे इफेक्ट पड़ रहे हैं जो मैंने आपको बताए थे, चेंज इन स्टेट ऑफ ए मोशन ऑफ अ बॉडी और उसका शेप चेंज कर देना, ये सारे के सारे प्रभाव पड़ेंगे बिना कॉन्टैक्ट लगाए। अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम देख लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। पहले मैं चेक करता हूँ कि हमारा कैमरा महाशय इसको रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं, देखते हैं। ओके, कैमरा भाई साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, कैमरा भाई साहब रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका ब्राइटनेस मुझे लगता है ज़्यादा कर देना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको बढ़ा देंगे बाद में, कोई बात नहीं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में कुछ बातें सुन लीजिए। नॉन कॉन्टैक्ट, अभी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एक फोर्स को लगने के लिए इंटरैक्शन की ज़रूरत होती है, एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स, कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है एक फोर्स को लगने के लिए। यहाँ पर भी सेम बात है, लेकिन यहाँ पर कॉन्टैक्ट नहीं होगा, मतलब बिना कॉन्टैक्ट के ही फोर्स लग जाएगी। इसकी एग्जाम्पल बेटा आपको पता होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, इसके सबसे बड़े फोर्स का जो टाइप है, बेसिकली 3 है, वो 3 है। एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है, कोई बात नहीं। एक मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थोड़ा दूर लिख देते हैं इसको ना बच्चे, नहीं तो मिस कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और थर्ड हमारी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये 3 तरह की फोर्स होती है हमारी,
जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। अब मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, मैग्नेट्स होती हैं, क्या होती है, मैग्नेट्स होती हैं, मैग्नेट्स होती हैं। आपको पता है नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, मैग्नेट में कितने पोल होते हैं, ये मान लो मैंने एक मैग्नेट बनाई, यहाँ पर देखो ये हमने एक मैग्नेट बनाई, मैग्नेट में मेरे बच्चे आपको पता है 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। ये मान लो साउथ है, इसका नॉर्थ है। तो आपको एक कहानी तो पता है कि जब सेम पोल्स होते हैं, सेम पोल्स को हम इकट्ठा रखते हैं। मान लो 2 मैग्नेट मैंने उठाई, दोनों को मैंने रख दिया। मान लो यहाँ पर 2 मैग्नेट मैंने ली, एक मैग्नेट ये, एक मैग्नेट ये, 2 मैग्नेट मैंने रखी, ये इस तरह से, इस तरह से 2 मैग्नेट मैंने रखी एक जैसी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये था इसका नॉर्थ पोल, ये था इसका साउथ पोल, ठीक है, और ये था इसका साउथ पोल, ये था इसका नॉर्थ पोल। अब देखो साउथ और साउथ 2 जब एक जैसे पोल आ जाएंगे तो क्या होगा, मुझे बताओ कमेंट में, जल्दी से बताओ बच्चे। जब 2 सेम पोल आ जाते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्जन, रिपल्जन होगा, रिपल्जन होगा। मतलब 2 मैग्नेट्स के पोल्स जब सेम हो जाएंगे तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मान लो ये 2 मैग्नेट्स है, सेम है, ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ पोल, ये इसका साउथ पोल, आपस में लाएंगे पास, रिपेल करेंगी, रिपेल अलग होंगी। मान लो इनके दोनों के ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, पास लाया सेम पोल्स को, तो क्या होगा, रिपल्जन होगा। तो सेम पोल्स में कब होता है, सेम पोल्स में, सेम पोल, पोल CPOLE, सेम पोल्स में क्या होगा बच्चे, रिपल्जन होगा सेम पोल्स में। अब सेम पोल्स कौन कौन से बन सकते हैं, अरे यार बन जा, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ये क्या करेंगे, रिपल्जन करेंगे। अब मान लो इस मैग्नेट को मैं लाता हूँ डिफरेंट अपोजिट पोल्स पे, यानी कि एक लाता हूँ मैं नॉर्थ को, एक लाता हूँ मैं साउथ को, एक लाता हूँ मैं साउथ को, एक लाता हूँ मैं नॉर्थ को, तो क्या होगा, अट्रैक्शन, क्या होगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। तो ये दोनों देखो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही थी। अब हो सकता है वो अट्रैक्ट करे, हो सकता है वो रिपेल करे, डिपेंड करेगा पोलैरिटी के ऊपर कि पोल्स कौन कौन से हमने ले रखे हैं। सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, डिफरेंट पोल्स या फिर अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ पर ये मत समझना मैं मैग्नेट्स पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को समझो। मान लो मैग्नेट के अलावा हमने यहाँ पर कोई आयरन की रॉड रख दी और उसको हमने मैग्नेट के पास ले गए, तो मैग्नेट उस आयरन को अट्रैक्ट करेगी बेटा, तो अपनी तरफ खींच रही बिना उसके टच हुए, दूर से खींच लेगी। मैग्नेटिक पावर अगर ज़्यादा है तो दूर से खींच लेगी मैग्नेट। आई बात समझ में, कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स समझ आई। मैग्नेट के द्वारा लगाई जाने वाली फोर्स ही मैग्नेटिक फोर्स होती है। और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में अगर आपको कोई पूछे तो आपको बताना है ये मैग्नेट इस तरह से होती है, इसके ये पोल्स होते हैं। बताना चाहो डिटेल में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और टीचर अगर नंबर काटे तो काट लेने दो भाई नंबर, कोई बात नहीं। नॉलेज होनी चाहिए हमें, मार्क्स से ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर आपके 100 में से 90 मार्क्स आते हैं और आपको काफ़ी नॉलेज है, और एक बच्चे के 100 में से 95 मार्क्स आते हैं, 95, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस उसने रटा है, तो आप उससे सुपीरियर हो इस चीज़ में कि आप समझना चाहते हो चीज़ों को, तो चीज़ों को समझने वाला बने। भले ही 1-2 नंबर कम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी में कहीं मार नहीं खाओगे। सीखने के ऊपर फोकस रखना, हमेशा आगे जाओगे। तो आपको मेरी बात समझ आई होगी ये वाली। उसके बाद देखो मैग्नेट का मैंने बताया, मान लो यहाँ पर आयरन फिलिंग्स थी, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े थे, ये वाले आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, इनको बोलते हैं आयरन फिलिंग्स। क्या बोलते हैं, आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स, ये आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और यहाँ पर मैं एक मैग्नेट ले आता हूँ, यहाँ पर मैं एक मैग्नेट ले आता हूँ, ये मैं ले आया मैग्नेट। अब ये मैग्नेट क्या करेगी बेटा, चाहे नॉर्थ पोल रखो चाहे साउथ पोल रखो, कोई सा पोल रखो, ये इसको अट्रैक्ट कर लेंगे आयरन फिलिंग्स को, दूर से ही कुछ गैप होगा यहाँ पर, उधर से ही अट्रैक्ट कर लेंगे। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। आई बात समझ में, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मैग्नेट के द्वारा लगाई जाने वाली फोर्स ही मैग्नेटिक फोर्स होती है। क्लियर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। थोड़ा पहले मैं बुक का पढ़ देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको बुक में किस तरह से बताया हुआ है, उसके बाद हम बताएंगे अपना समझाने की तरह से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स होता है। यहाँ पर अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज बॉडी। एक ऐसी फोर्स जो किसी चार्ज बॉडी के द्वारा लगाई जाए। बॉडी का चार्ज होना ज़रूरी है, उसके ऊपर चार्ज होना मस्ट है, ज़रूरी है। और अगर वो चार्ज्ड बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, फिर चाहे वो दूसरी बॉडी चार्ज्ड हो या ना हो, उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी मैं चेक करता हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। वेरी गुड, रिकॉर्ड हो रहा है। आप कहोगे कि सर बोर्ड पर नहीं टिक पा रहे हैं, यार क्या करें, रिकॉर्ड नहीं होता, बहुत दुख होता है। कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होगा, यहाँ पर एक चार्ज बॉडी होगी। क्या होगी, एक चार्ज बॉडी, एक चार्ज्ड बॉडी होगी बच्चे, एक चार्ज्ड बॉडी। ये मैंने बनाई चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर चार्ज हो। क्या हो, चार्ज। चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव।
तो मान लो इस बॉडी के ऊपर कि मान लो तुम्हें बॉडी का एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ये बॉडी है कि एक मार्कर है, मार्कर इज अ बॉडी, मार्कर इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, ये मार्कर है, इसके ऊपर चार्ज है, मान लो ये चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर मान लो या तो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव, कुछ भी मान लो, कुछ भी हो सकता है, चार्ज है ये बॉडी। अब ये मार्कर जब इस वाले मार्कर के ऊपर फोर्स लगाएगा तो कुछ कांटेक्ट तो हुआ नहीं, लेकिन फोर्स लगा रहा है, ये बॉडी अनचार्ज थी, तो चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी पर फोर्स लगा रही है, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लो ये दोनों की दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर ही पॉजिटिव है, मान लो चार्ज है, चार्ज तो कोई से भी हो सकता है, सेम चार्ज है तो भी फोर्स लगेगी, रिपेल हो जाएंगे, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, ये भी आपको पता होगा, जैसे हमने मैग्नेट का कहा कि सेम पोल्स रिपेल करते हैं, वैसे ही सेम चार्ज रिपेल करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल रिपेल, और यहाँ पर नेगेटिव एंड नेगेटिव, ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो रिपेल होगा सेम चार्ज। मान लो इस बॉडी के ऊपर डिफरेंट चार्ज अपोजिट, तो अट्रैक्ट करेंगे। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो, ये चीज़ आप समझ सकते हो कि जो अभी हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है बच्चे, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स है, और यहाँ पर चाहे बॉडी चार्ज हो या अनचार्ज हो, एक बॉडी का चार्ज होना ज़रूरी है, बस ये याद रखना, और दूसरी बॉडी चाहे चार्ज हो या ना हो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और यही हमें बताएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, मतलब यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई बात समझ में? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और एक बार इसकी जो डेफिनेशन थी उसको पढ़ लेना और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, वैसे कुछ टफ नहीं है। अब आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में इसके ऊपर पूरा चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन नाम से, फिजिक्स में, कोई बात नहीं, समझाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बेटा, किस वजह से लगती है, मास की वजह से लगती है, वजन की वजह से लगती है। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू मास, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। हर ऑब्जेक्ट इस अर्थ में, जितने भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में जिनके पास वजन है, मास है, जैसे मैं, मेरे अंदर 50 किलो वजन है, आपके अंदर 60 किलो वजन है, मोटे हो काफ़ी तो आपके अंदर वजन है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जिसके अंदर वजन है, वो हर दूसरी बॉडी के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। कौन सी फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है हमेशा अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थे वो अट्रैक्टिव भी हो सकती थी, नॉन अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव भी हो सकती थी। मैग्नेटिक फोर्स में भी अट्रैक्टिव हो सकती थी और रिपल्सिव भी हो सकती थी। आई बात समझ में? तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये मास की वजह से होता है, वजन की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और इस ग्रेविटी की वजह से ही देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, मैं इस पेन को छोड़ रहा हूँ, हवा में उछाला है, छोड़ दिया, नीचे गिर जाएगा ना, क्यों गिर रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ही पार्ट आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी, अर्थ क्या लगाती है बेटा, ग्रेविटी लगाती है, अपने कोर की वजह से अर्थ के ऊपर चीज़ें गिरती हैं। एक बार हम इसे पढ़कर आपको सुना देते हैं कहानी को, कि क्या कहानी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स की, ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। अर्थ हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, अर्थ जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है और ऑब्जेक्ट्स को नीचे खींच लेती है, सभी ऑब्जेक्ट्स को। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसे बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर इसको जस्ट हम ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में? और ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, मैंने आपको समझा दिया। और उसके बाद इट एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, अभी मैंने स्टार्टिंग बताया ना कि हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है। और क्यों होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू मास। मास यानी कि वजन, याद रखना, मास क्या होता है, वजन, अभी ये याद रखो, ठीक है, क्लियर। और इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपसे पूछे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल बताओ, आप कहोगे कि जितनी भी चीज़ें होती हैं ज़मीन पर गिरती हैं ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पर आता है वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्लियर। अब यहाँ पर एक और थोड़ा सा दिया हुआ है येलो बॉक्स में, मैं कहूँगा जितने भी ये येलो बॉक्स हैं इन सबको पढ़ लेना है, आपको एक बार क्लियर कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। ग्रेविटी सिर्फ अर्थ की ही प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि ग्रेविटी जो है वो मास की वजह से होती है, वजन की वजह से होती है। तो हर प्लैनेट के पास अपना वजन है, यानी कि वो हर प्लैनेट अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वेदर स्मॉल और लार्ज, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, वो दूसरे हर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। अब आप यकीन नहीं करोगे कि जितने भी मार्कर हैं ये मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं अट्रैक्टिव, और मैं इनके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ये कमरा मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, उसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बेटा बचता है टॉपिक प्रेशर का। प्रेशर में आते हैं आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बस प्रेशर यही है, और इसमें थ्रस्ट का। तो प्रेशर का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अभी मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ प्रेशर का। प्रेशर का बेसिक क्या है, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, यहीं पे बता दूंगा।
इसको हम रब करते हैं। अच्छा आपको समझ आ रहा है मुझे प्लीज़ बताएं। हम फिजिक्स के चैप्टर ऐसे ही ख़त्म करेंगे, है ना, इसमें ज़्यादा लिखना विखना नहीं है, इसमें समझाने का होता है, तो मैं समझाने पर विश्वास रखता हूँ। एक बार और चेक कर लेते हैं भैया रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। हो रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखते हैं मेरे बच्चे, क्या देखते हैं, हम देखते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर की बात आ चुकी है। तो प्रेशर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स, बट फॉर्मूला ऑफ प्रेशर P इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और जो ये एरिया होता है ये वेरी स्मॉल होता है। क्या होता है? वेरी स्मॉल इन केस ऑफ प्रेशर। क्लियर। बहुत। अब देखो इसका एग्जाम्पल आपको समझ आना चाहिए। मान लो ये एक शीट थी, मान लो शीट नहीं, ये बोर्ड है मेरा। मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाना चाहता हूँ, तो प्रेशर के लिए क्या चाहिए? फोर्स और एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला F/A, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो प्रेशर के लिए क्या चीज़ चाहिए? दो चीज़ें चाहिए, एक तो फोर्स चाहिए और दूसरा एरिया चाहिए, दो चीज़ चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, जो इसका ये एरिया है बेसिकली सरफेस एरिया है। अगर मैं एक पॉइंट पर, देखो वेरी स्मॉल एरिया होना चाहिए, स्मॉल एरिया के तो कौन सा है? ये वाला बहुत छोटा एरिया। मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगाता हूँ तो ये फोर्स नहीं होगा, इसको आप प्रेशर बोल देंगे, क्योंकि एक एरिया पर फोर्स लग रहा है। और कैसा लगता है ये फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स, यानी कि 90 डिग्री पर ये फोर्स लग रहा है। बिल्कुल देखो 90 डिग्री पर एंगल बनेगा, ऐसे 90 डिग्री पर आ रहा है। तो 90 डिग्री पर एक पर्टिकुलर एरिया पर जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं प्रेशर। क्लियर। और प्रेशर के बारे में हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जो गैसेज होती हैं, जो वाटर होता है, या फिर जो फ्लूइड्स होते हैं, वो प्रेशर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपने समझा कि प्रेशर क्या होता है। एक छोटी सी टर्म होती है थ्रस्ट, इसको भी समझ लो। थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? थ्रस्ट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू लगाओ, थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा F/A। लेकिन यहाँ पर जो एरिया होता है वो लार्ज होता है। प्रेशर और थ्रस्ट में फ़र्क यही है कि जो प्रेशर होता है उसमें एरिया बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और जो हमारा थ्रस्ट होता है उसमें एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। तो अगर मैं किसी पॉइंट पर, अगर मैं इधर इस पॉइंट पर लगाऊं थोड़ा सा फोर्स ऐसे, तो ये हो गया प्रेशर, पॉइंट पर लगाया हो गया प्रेशर। और अगर मैं इसे लगाऊं कुछ इस तरह से, मतलब इस एरिया में लगाऊं, बड़े एरिया में फोर्स लगाऊं मैं, तो ये हो जाएगा थ्रस्ट। क्लियर बात समझ आई? ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। आई होप गाइस आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आई होंगी चीज़ें। और अगर मैं कहता हूँ, मुझे लगता है शायद मैंने वीडियो को थोड़ा लंबा खींचा है, लेकिन टॉपिक को मैंने क्लियर कराने की कोशिश करी। आपका जो कॉन्सेप्ट बना है ये आपको 9th क्लास में बहुत काम देगा। और जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला होगा तो वहाँ पर हम फोर्स के बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, और जब चैप्टर कंप्लीट होने वाला होगा, हाँ, तो फोर्स और प्रेशर के क्वेश्चंस करेंगे, और थ्रस्ट के भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो होते हैं मैं करा दूंगा। बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे से क्वेश्चन नहीं होते, करा देंगे। ठीक है। सो आज के लिए वीडियो इतना ही था। इस वीडियो को लास्ट तक देखा आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस बच्चे ने भी इस वीडियो को लास्ट तक देखा है बेटा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चाहे एक बच्चा हो जो लास्ट तक देख रहा है, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं यहाँ पर एक बच्चे के लिए भी रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, हो सके तो घर पर रहना और पढ़ाई अच्छी तरह करना। जितना भी मैंने यहाँ पर पढ़ाया है इसको रिवाइज कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए हमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।